Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have already discussed the official question papers of ASTET TGT English 2018 and 2019. And in our today's video lecture, we will discuss the official question paper of ASTET TGT English 2020. So guys, let's get start our today's topic. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे. सो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ फिलअप. वी हैव टू फिल द ब्लैंक. आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान. मैंने जापान में जॉब के लिए अप्लाई किया था. बट दे डैश माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिडेंट नो जापानीज़. लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया. क्यों? क्योंकि मैं जापानीज़ भाषा नहीं जानता था, मुझे जापानी नहीं आती थी. तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. I applied for the job in Japan, but they turned it down my application because I didn't know Japanese. Turn it down का मीनिंग होता है ठुकरा देना. क्वेश्चन नंबर 92. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल. इसमें भी हमने ब्लैंक फिल करना है. चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स. बच्चों को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, इनके आगे का पालन करना चाहिए. ये एक ड्यूटी भी है और ओब्लिगेशन भी है. तो इसमें कौन सा मॉडल अप्रोप्रिएट रहेगा? इस शुड, कैन, शैल और विल. इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा. चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो अ फिलअप. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन. इसमें हमने प्रेपोजिशन फिल करनी है. थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस. चोर मेरे घर के अंदर आ गई. तो इसमें जो करेक्ट प्रेपोजिशन रहेगी वो होगी इनटू. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा. थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस. ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्चुअली ये. और इसका मीनिंग क्या होता है? अंदर घुस जाना या फिर अंदर आ जाना. क्वेश्चन नंबर 94. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है. गाइज आपको पता ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है. इसमें हमने हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है. हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज़ फॉर सिंगुलर थिंग्स एंड हैव फॉर प्लूरल. ये हम यूज़ करते हैं और आई के साथ हमेशा हैव लगता है. आई डैश द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैम. मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैम. तो मैंने इंस्ट्रक्शंस निर्देश हैं जो वो पढ़ लिए हैं, मतलब अभी अभी काम हुआ है, रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ होता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. और यहाँ पर हमको ऑलरेडी बताया गया है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है. तो इसमें क्या आएगा? आई हैव रेड. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 94 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा. आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस. मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं बट मुझे वो समझ में नहीं आए. क्वेश्चन नंबर 95. फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल. इसमें हमने अप्रोप्रिएट मॉडल फिल करना है. ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन. वह दोबारा मेरे घर के अंदर एंटर नहीं करेगा. ये एक कमांड है. कमांड क्या होती है गाइस? एक प्रकार से आदेश. तो आदेश के लिए फिर कमांड के लिए हम हमेशा ही शैल यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. 95 का ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 96. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफ्थोंग इन द अंडरलाइंड वर्ड्स. जो ये दो वर्ड दिए गए हैं बॉय एंड कोय, इनमें हमने जो डिफ्थोंग साउंड है वो उसको रिकग्नाइज करना है कि वो कौन सी डिफ्थोंग साउंड है. डिफ्थोंग, सबसे पहले डिफ्थोंग होता है कि आपको ये पता होना चाहिए. डिफ्थोंग होते हैं डबल वोवल साउंड, जब भी दो वोवल की साउंड आती है. अब देखिएगा इस आप बॉय को बोल रहे हैं, बॉय में जो ब साउंड के अलावा हमको कौन से दो साउंड सुनाई दे रहे हैं? ओ और ई. बॉय. कोय में भी क के अलावा ओ और ई. तो इसका जो करेक्ट सिंबल होता है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ये फोनेटिक सिंबल्स हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये आएंगे. और गाइस इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन आती है वो बड़ी बेसिकली आती है, बड़ी बेसिक आती है. ज़्यादा हैवी ट्रांसक्रिप्शन आपको इसके अंदर नहीं पूछी जाती है. क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 97. आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसमें जो अंडरलाइन किए हुए अक्षर हमने सिर्फ उसको ही बताना है, उसका फोनेटिक सिंबल क्या रहेगा. क्वेश्चन नंबर 97 में शिप, शाइन, ट्रैश. इसमें जो शिप, शाइन और ट्रैश, एस और एच, इसको जो फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करता है, इसका जो सिंबल होता है हमने वो बताना है. और जो इसका सिंबल होता है वो होता है ये.
और जो आपको आसानी से दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। John is resembling his older sister. John resembles with his older sister. John resembles his senior sister. John has resembling his sister. इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी। John resembles his older sister. Is resembling इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। Is resembling तो गलत है। और resembles हिज ओल्डर सिस्टर, उसकी ओल्डर सिस्टर से वो मिलता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। जोन रिजेंबल्स हिज सीनियर सिस्टर, सीनियर सिस्टर जैसा कुछ होता नहीं, सीनियर सिर्फ हम जो हमारी पोस्ट होती है कि वो इसकी सीनियर, वो मेरा सीनियर है, वो मेरा जूनियर है, तो सीनियर में तो वो पद के हिसाब से बड़ा छोटा होता है, सीनियर जूनियर। एज वाइज तो ओल्डर ही यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 99, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जो ये चैप्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसके जो ऑथर का नाम इसके अंदर पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, E.V. ल्यूकास इसके जो ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 100, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो ये ब्लैंक है वो फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन। इट रेन्ड डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग। अब गाइस 3 दिनों से बारिश हो रही है, अगर कोई बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम 4 यूज़ करते हैं। 100 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ तो उसके लिए हम 4 यूज़ करते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। आगे है जो क्वेश्चन नंबर 101 to 106, ये हमको पोइम पढ़नी है और फिर उसके आंसर्स देने हैं। लेट्स रीड दिस पोइम। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। जो पृथ्वी की कविता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी वो नहीं मरती। वैन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। जब सभी पक्षी गर्मी से बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, ठंडे ठंडे पेड़ों की छाया में छिप जाते हैं। अ वॉइस विल रन, एक आवाज़ हमको सुनाई देती है। फ्रॉम हैज टू हैज, झाड़ी झाड़ी से। अबाउट द न्यू मॉर्न मैड, नई तराशी की चरागाहों के विषय में हमको एक आवाज़ सुनाई देती है। दैट इज़ द ग्रास होपर्स, ये किसकी होती है, झिंगुर की होती है, ये ग्रास होपर की साउंड होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, गर्मियों में वो ही नेतृत्व लेता है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। वो जब सब थक रहे होते हैं तब वो आराम कर रहा होता है। बीनीथ ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, कोई सुहावनी घास के नीचे वो आराम कर रहा होता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो पृथ्वी की कविता वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग, अब सर्दियों की बात आ जाती है। गर्मियों में कौन अपनी जो आवाज़ या अपने मधुर संगीत सुनाता है वो होता है झिंगूर। अब विंटर्स में कौन सुनाता है। When the frost has wrought a silence, जब फ्रोस्ट क्या होता है, पाला यानी कि सर्दी की वजह से जब एक प्रकार से शांति आ गई है। From the stove there shrills the cricket's song, सर्दियों में क्रिकेट की सॉन्ग सुनाई देती है। Is warmth increasing ever, जिसकी गर्मी हमेशा गर्माहट बढ़ती रहती है। And seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills, जब क्रिकेट अपने जो मधुर संगीत सुना रहा होता है तब जो ग्रासहोपर होता है वो आराम कर रहा होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज़ द अबव मेंशन्ड पोइम। जो ये ऊपर पोइम पढ़ी है हमने वो किस प्रकार की सोनेट है। शेक्सपियरियन है, पेट्रार्कन है, होरेशियन है या फिर पिंडरिक है। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर पुट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है, पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, होरेशियन सोनेट क्या होती है, पिंडरिक सोनेट क्या होती है। जो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रार्कन सोनेट, कि ये किसका एग्जाम्पल है, पेट्रार्कन सोनेट का। अब मैं आपको बता देती हूँ पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है थोड़ा सा ब्रीफ में। सोनेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सोनेट आर देयर, व्हाट इज सोनेट, सोनेट होती क्या है और कितने प्रकार की सोनेट होती हैं। तो हम
रीड करते हैं कि क्या होती है ये पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। देर आर 14 लाइन्स इन द पेट्रार्कन सोनेट्स दैट आर डिवाइडेड इन टू 2 सब ग्रुप्स, जो 2 ग्रुपों में बंटी होती हैं, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, जिसमें एक ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव होता है गाइज 8 लाइनें और सेस्टेट होता है 7 लाइन्स। द ऑक्टेव फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए and the sestet follows the one of 2 rhymes schemes, either CDE scheme और CDC। इनकी जो राइमिंग स्कीम होती है या तो वो CDE होती है, फिर CDC होती है। अब गाइज आप इसमें देखिए, जो ये फर्स्ट 4 लाइन है, इनके जो लास्ट वर्ड है गाइज वो देखिए ध्यान से कि क्या है। वो लास्ट वर्ड इसमें डेड है, सन, रन और मैड। जो डेड है वो किससे मैच हो रहा है? मैड से, यानी कि जो हम 4 ब्लैंक लगा लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि जो लास्ट वर्ड में क्या आएगा? ए, और बीच वाली सन और रन ये मैच करी तो बीच में बी, ए बी बी ए। जो ये ऑक्टेव होता है उसकी जो राइमिंग स्कीम यही होती है, ए बी बी ए। और जो सेस्टेट होता है उसकी CDE या फिर CDE या फिर CDC। ये होता है गाइस पेट्रार्कन सोनेट। इसको हम कभी डिटेल में फिर से अलग एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोवाइड्स द म्यूजिक इन द विंटर इवनिंग? सर्दियों में कौन जो अपना म्यूजिक प्रोवाइड करवाता है? सर्दियों में प्रोवाइड करवाता है गाइस ऑप्शन नंबर सी, द क्रिकेट, क्योंकि ग्रास होपर होता है जो वो गर्मियों में करवाता है और जो क्रिकेट होता है वो सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 103. Which season does the grasshopper symbolize in the poem? grasshopper किस सीजन को सिम्बोलाइज करता है इस पोइम में? समर को करता है वो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द बर्ड्स इन द पोइम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ, जो पक्षी इस पोइम में आराम कर रहे होते हैं, क्यों, किस वजह से वो आराम कर रहे होते हैं? हंगर, भूख की वजह से, द म्यूजिक, संगीत की वजह से, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा की वजह से, या द हॉट सन, सूर्य की गर्मी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सूर्य की गर्मी की वजह से वो आराम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105. द वर्ड फेंट इन द पोइम मीन्स, जो फेंट है उसका क्या मीनिंग है इस पोइम के थ्रू? लैकिंग स्ट्रेंथ, शक्ति कमी हो जाना, पावर मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी कमी हो जाना, हैविंग विगर, ब्यूटी, या फिर रिफ्रेश्ड। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, लैकिंग स्ट्रेंथ, फेंट हो जाने के लिए, बेहाल हो जाना, गर्मी की वजह से थक जाना। क्वेश्चन नंबर 106. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज़ टू हैज़, हुज वॉइस इज दिस? हैज़ टू हैज़ से हमको एक वॉइस सुनाई देती है, वो वॉइस किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, वो वॉइस ग्रास होपर की होती है। क्वेश्चन नंबर 107. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक? इनमें से कौन सा वर्ड है जो लेथार्जिक का सिनोनिम नहीं है? सिनोनिम क्या होता है? समान अर्थ वाला। कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है जिसका मीनिंग लेथार्जिक से नहीं मिलता? लेथार्जिक होता है एक प्रकार से सुस्त, जो बिल्कुल ढीला ढाला है, और स्लगिश का भी यही मीनिंग होता है, लेजी का भी यही मीनिंग होता है, और टॉर्पिड का भी। लेकिन जो इनमें से एजाइल वर्ड है उसका मतलब होता है फुर्तीला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 का सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए गाइस, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड साउंड। हमने जो ये अंडरलाइन साउंड आ रही है, चीयर्स, मार्च और चेयर, इनमें जो चा की साउंड आ रही है उसके लिए बताना है क्या फोनेटिक सिंबल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 में गाइस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको हम ऐसे और फिर थोड़ा ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। च की ये साउंड देता है, चीयर्स, मार्च, चेयर। जो इसमें च की साउंड आ रही है वो इस सिंबल की वजह से आ रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन? इनमें से कौन सा एक कलेक्टिव नाउन नहीं है? फ्लीट, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। बेड़ा होता है इसका मतलब, जैसे जहाज़ों का बेड़ा होता है। क्राउड, भीड़, ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फैमिली, फैमिली इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ 2 और 3, मतलब देर आर सम मेंबर्स इन अ फैमिली, ये भी एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। बट जो जजमेंट
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। जजमेंट होता है एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए गाइज। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है हमने इसका जो करेक्ट सेंटेंस पैटर्न है वो बताना है। दे पेंटेड द डोर ग्रीन। दे क्या है इसमें? सब्जेक्ट। दे क्या है गाइज इसमें? सब्जेक्ट। उसके बाद पेंटेड। पेंटेड क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है। द डोर, डोर क्या है गाइज इसमें? ऑब्जेक्ट। जो ग्रीन क्या है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट, जिसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी? और डोल। क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 111 का। ये गाइस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। अगर आप चाहो तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी की ब्रीफ समरी प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112। पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। रेयान इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस। रेयान लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छे से बोल सकता है। ही डैश 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल। वो 4 लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलता है। तो गाइज इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। ही एक सिंगुलर है तो इसमें हम फर्स्ट टर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। हमने इसमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। क्या आएगी? डैश डूइंग द क्लीनिंग, सफाई के साथ साथ आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। कुकिंग में भी हेल्प करती हूँ। सफाई काम करने के साथ साथ मैं कुकिंग में भी अपनी माँ की हेल्प करती हूँ। तो गाइस जो बिसाइड, इस बिसाइड का मतलब होता है पास में, नहीं कोई चीज़ मेरे पास रखी है। फॉर के लिए बिसाइड्स के अलावा, बाई के द्वारा। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिसाइड्स डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग। क्लीनिंग करने के साथ साथ उसके अलावा मैं हेल्प करती हूँ अपनी मदर की, किस में? कुकिंग में भी। तो 2 काम करा रही है, बिसाइड साथ साथ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इसमें हमने जो स्पेलिंग गलत है वो बताने की कौन सी है? एनवायरनमेंट, यही स्पेलिंग होती है, बिल्कुल सही है ये। साइकोलॉजी की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। करिकुलम की गाइस स्पेलिंग इसमें गलत है क्योंकि करिकुलम की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, इसमें डबल एल गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एजुकेशन की स्पेलिंग भी सही है। क्वेश्चन नंबर 115। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया हुआ हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ही इज़ ग्रेटर दैन मी। वह मुझसे ग्रेटर, यानी कि मुझसे वो महान है। क्वेश्चन नंबर 115। आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम। मैं इतना महान नहीं हूँ जितना वो है। अब इसमें 2 के बीच कंपेयर किया गया तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइज। ऑप्शन नंबर, बाकी के ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। आई एम नॉट ग्रेट, मैं ग्रेट नहीं हूँ, बट इसमें 2 की बात हुई है, ही एंड मी। ही इज़ मोर ग्रेट देन मी, बट वी हैव टू मेक इट नेगेटिव। इसमें तो नेगेटिव नहीं बना सी वाले में। ही इज़ नॉट ग्रेट, वह ग्रेट नहीं है। अब सिर्फ उसमें ही की बात हुई है, इसमें मेरी बात तो हुई ही नहीं, क्योंकि हमने सेंटेंस में ही भी यूज़ करना है और मी भी यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए गाइज। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। इनमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी यूज हुई है। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फर ऑफ लॉर्ड फ्री। अब इसमें आप देखिए जो एफ वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमने फिल करना है करेक्ट ऑप्शन। आई हैव डैश अ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज। मैंने बरसाती दिनों के लिए कुछ पैसे रख दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पुट असाइड। पुट असाइड का मीनिंग होता है एक साइड में रख देना, कि हाँ हमने किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, बारिश में चाहिएंगे वो, उसके लिए हमने वो साइड में रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 118। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? तो गाइस सक्सेशन की स्पेलिंग हमको पता है क्या होती है, SUCCESSION। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Messengers were sent, question number 119. Messengers were sent everywhere in the kingdom by the king in the story 3 questions. जो मैसेंजर्स भेजे जा रहे थे पूरे किंगडम में 3 क्वेश्चन स्टोरी में, तो वो क्यों भेजे जा रहे थे? टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी को लाने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट के ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। वो एक रिवार्ड अनाउंस करने जा रहे थे कि जो भी उन क्वेश्चंस को आंसर करेगा उसको एक रिवार्ड दिया जाएगा। ये भी गाइज 6th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक से क्वेश्चन है, फर्स्ट ही चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमने इसे बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही टेक्स आफ्टर हीज ग्रैंड मदर, वह अपनी ग्रैंड मदर का ख्याल रखते हैं। इसमें जो आफ्टर वर्ड अंडरलाइन हुआ है तो वो क्या है इसके अंदर, हमने वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रपोजिशन है गाइज ये, आफ्टर एक प्रपोजिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 121, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, उसने बड़े ही रूड मैनर में आंसर किया। तो ये क्या है? वेरी रूड मैनर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, फिर प्रपोजिशनल फ्रेज है? ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्यों है? ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, जो वेरी रूड मैनर फ्रेज है वो किसको क्वालिफाई कर रही है? आंसर्ड को, कि उसने कैसे आंसर किया था? वेरी रूड मैनर में। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 122, हाउ डज कैमल सर्वाइव इन अ डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। किसी भी डेजर्ट में जो ऊंट होता है, कैमल होता है, वो कैसे जीवित रहता है बिना पानी पिए? बाय द हम्प ऑन इट्स बैक, उस हम्प के द्वारा। फ्रॉम डेजर्ट प्लांट से। बाय ईटिंग अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल को खाकर। या फिर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग शैगी कोट्स, या फिर उनके जो बॉडी पे लॉन्ग शैगी कोट्स होते हैं उनकी वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, की वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 123, हु इज़ अ रेबेल। रेबेल कौन होता है? रेबेल एक प्रकार से विद्रोही होता है। अ पर्सन हु रेजिस्ट एन एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि रिबेल हमको पता है जो वर्ड का मीनिंग ही विद्रोही होता है, इनके जो बिल्कुल अपोजिट चले। अ पर्सन हु इज़ ओबीडियंट, आज्ञाकारी तो कैसे होगा जब वो रिबेल हो गया। अ पर्सन हु एग्रीज टू डू व्हाट अदर्स से, एक ऐसा आदमी जो दूसरे लोग कहें वो करने पर एग्री हो जाए, तो वो भी नहीं होगा। अ पर्सन वाइडली पॉपुलर, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। इस क्वेश्चन में हमने करेक्ट कंजंक्शन फिल करनी है। द गर्ल डांस्ड दैश द बॉयज प्लेड, गर्ल डांस कर रही थी और बॉयज प्ले कर रही थी। ओनली, विदाउट, वाहिल, लेस्ट, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा 124 का सी, वाहिल। द गर्ल डांस्ड, लड़कियां डांस कर रही थी, जबकि द बॉयज प्लेड, लड़के खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको प्लूरल बनाया गया तो वो गलत है? तो गाइज थीव्स ये भी बिल्कुल सही है, कार्गोस ये भी बिल्कुल सही है, मैचेस ये भी बिल्कुल सही है, बट काफ इसका जो प्लूरल होगा CALVES, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगी, ना कि काफ्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम टाइटल्ड ट्रीज। जो पोइम ट्रीज है वो किसकी लिखी हुई है? शर्ले बोर, ये पहले भी आ चुका है गाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127, आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, अंडरलाइन फ्रेज इज। इसमें जो स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स है वो क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जिरंडियल फ्रेज है? तो वो गाइस क्या है 127 का ऑप्शन नंबर सी, नाउन फ्रेज। इट इज़ अ नाउन फ्रेज, क्योंकि वो आंसर करिए आई टुक आउट, मैं बाहर ले गया क्या? अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक काले रंग के छोटे बॉक्स को वो बाहर ले गया, तो वो वर्ड को आंसर कर रही है, और जो वर्ड को आंसर करे वो नाउन फ्रेज होती है। क्वेश्चन नंबर 128,
द पोइम द स्कूल बॉय इज़ रिटन बाई, जो पोइम है द स्कूल बॉय वो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ब्लेक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे और एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी पड़ेगी। फ्रॉम 6th to 10th क्लास यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, a fictitious narrative intended to enforce some useful truth usually with animals as characters is called। एक नरेटिव एक वर्णनात्मक कहानी होती है एक प्रकार से जिसमें एक मोरल दिया होता है और जिसमें एनिमल्स एज ए करेक्टर यूज होते हैं, तो वो क्या होती है? अ फैबल। फैबल उसको बोलते हैं। सोनेट, लिरिक ये पोइम के टाइप हैं गाइस, और स्टोरी ये आपको पता है ये कहानी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए गाइस, हु इज बीजू कॉलिंग इन द मिस्ट द स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी। जो शॉर्ट मानसून डायरी है उसमें जो बीजू है वो किसको बुला रहा है? हिज सिस्टर, हिज अंकल, हिज ऑथर और हिज ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा हिज सिस्टर, वो उसकी बहन को बुला रहा है। क्वेश्चन नंबर 131, विद whom डिड द मैन स्ट्राइक द बारगेन इन द एंड ऑफ द पोइम द लास्ट बारगेन। जो पोइम है द लास्ट बारगेन रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, उसमें जो कवि वो किसके द्वारा किसके साथ वो आखिर में सौदा पक्का करता है? अ चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 131 का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द चाइल्ड, एक बच्चे के साथ वो अपना जो सौदा है वो पक्का कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए गाइस, आई गोट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन अफोर्ट फॉर what did the writer say this? I got up early for me I made an effort for what did the writer say this? वो किस चीज़ के लिए कहता है? For catching a train, ट्रेन पकड़ने के लिए। For a long bicycle ride, साइकिल पर राइड पे जाने के लिए। For a trip to बहामास की एक ट्रिप के लिए। फिर फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। 132 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। वो एक साइकिल की राइड पर जाना चाहते हैं, लॉन्ग राइड पर, तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 133, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। जो इस सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। वो जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है या फिर वो नाउन है। गाइज ये एक जीरंड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो और एज ए नाउन यू यूज हो रहा हो तो वो जीरंड होता है। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बूढ़ा आदमी चलने से थक चुका था, पक चुका था वो उस काम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। हमने करेक्ट वर्ड से इस ब्लैंक को फिल करना है। वाई डिडंट यू टर्न अप एट द पार्टी। तुम पार्टी में क्यों नहीं? वी वर ऑल डैश वेटिंग फॉर यू। हम तुम्हारा बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। डेंसली होता है घना, परफेक्टली होता है बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, परफेक्ट तरीके से। नियरली होता है नज़दीक, ईगरली होता है बड़े उत्सुकतापूर्वक। हम बड़े उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज। पॉपुलर का एंटोनिम वर्ड क्या होगा? एनोनिमस। एनोनिमस होता है बिल्कुल गुप्त होता है, जो बिल्कुल जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। फेमस, ये पॉपुलर होता है। वेल नोन, जो बिल्कुल अच्छी तरह से जाना जाता हो, कहीं पर भी उसकी अच्छी मतलब जो वेल नोन हो। वाइडली एडमायर्ड, जो बहुत बड़े तौर पर जिसकी प्रशंसा की जाती हो। जो गाइस तीनों वर्ड है ये तीनों ही इसके सिनोनिम है, फेमस भी, वेल नोन भी और वाइडली एडमायर्ड भी। बट जो एनोनिमस है वो इसका एंटोनिम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? गुडनेस, यूथ, पॉवर्टी या फिर पार्लियामेंट। 136 का पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। यूथ जवानी, गुडनेस अच्छाई, पॉवर्टी गरीबी, यही एक सभी तीनों एक प्रकार से भाव हैं, बट जो पार्लियामेंट है वो एक नाउन है, वो एक प्रकार से क्या है? प्रॉपर नाउन है। पार्लियामेंट संसद जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, मिस बीम इज द करेक्टर ऑफ विच स्टोरी। जो मिस बीम है वो किस स्टोरी की एक करेक्टर है? अ हाउस, अ होम, अ गेम ऑफ चांस, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल या द बनियन ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 138, हु इज द स्पीकर इन द पोइम द शेड।
द शेड जो पोइम है उसमें स्पीकर कौन है? क्वेश्चन नंबर 138। द पोइट कवि ही खुद ही है या वाइज मैन, द ब्रदर या द स्पाइडर? ऑप्शन नंबर ए, कवि इसमें खुद ही स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 139। चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो व्याकरणिक रूप से सही है? वट यू वुड लाइक टू ड्रिंक। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता। वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, अब वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वुड यू वट लाइक टू ड्रिंक, इसका तो स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत हो गया। वुड यू ड्रिंक लाइक टू, ये बिल्कुल गलत फॉर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर जो भी इन्फिनेटिव यूज हुआ इसमें टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 140। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें हमने करेक्ट आंसर, करेक्ट आर्टिकल फिल करनी है। डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हैज ग्रे हेयर। सबसे लंबा लड़का है जो इस क्लास में, उसके ग्रे हेयर है, उसके हेयर का कलर ग्रे है। तो इसमें गाइस हमको दिख रहा है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज होता है? द का। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव सेंटेंस। जो ये पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है इसको हमने कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कंपैरेटिव मतलब इसको तुलनात्मक ढंग से हमने इसको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 141 को, फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज हबीब। कुछ इतिहासकार हैं जो उतना इंटरेस्टिंग ढंग से लिखते हैं जितना कि हबीब। हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। क्वेश्चन नंबर यही गाइस जिसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ही। हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली। कंपेरेटिव बनाना है हमने तो उसमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना होगा। अब इसमें तो है नहीं वेरी इंटरेस्टिंगली, ये तो पॉजिटिव डिग्री है। हबीब राइट्स द मोस्ट, अब इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। हबीब राइट्स इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियन, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री देखिए गाइस, मोर, मोर के साथ देन। हबीब राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। क्वेश्चन नंबर 142। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रो। ग्रो का जो करेक्ट एंटोनिम यानी कि जो अपोजिट वर्ड होगा हमने वो बताना है क्या होगा। लॉन्ग लंबा, कट कट कर देना, सोबर बड़े ही विनम्र, या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का तो आपको पता ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ग्रो होता है बढ़ना और कट होता है काटना। क्वेश्चन नंबर 143। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें हमने इनको करेक्ट मैच करना है। फियर्स का क्या होता है और डार्टेड का क्या होता है, डेयर्ड का क्या होता है, क्लिफ का क्या होता है। फियर्स देखिए गाइस सबसे पहले क्या मीनिंग होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 143 में फियर्स होता है बिल्कुल तेज तीखा जो वियोलेंट हो, तो ए का डी। तो जो इसका आंसर क्या होगा? डी। ए का क्या रहेगा गाइस? डी। फियर्स मीन्स वियोलेंट, ए का डी। और जो डार्टेड होता है गाइस उसका मीनिंग क्या होता है? मूव्ड सडनली, बिल्कुल अचानक कहीं पे चले जाना। फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, किस में? ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है गाइस ये, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डेयर्ड होता है बहादुरी दिखाना, साहस दिखाना। ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। क्लिफ अ स्टीप हाई रॉक, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह है जिसको क्लिफ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। हमने इसमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। अ फंड हैज़ बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिली। एक फ़ंड को सेफ रखा गया है, यानी कि जो सोल्जर्स की फैमिलीज़ के लिए फ़ंड सेफ रखा गया है। तो सेट असाइड हमने पहले भी पढ़ी है, सेट असाइड सेफ रखी होती है एक जगह से, एक प्रकार से। क्वेश्चन 144 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के लिए हमने इस ब्लैंक को फिल करना है। आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। अब गाइस देखिए इसमें
अ फ्यू बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि फ्यू जो को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल यूज़ करते हैं और काउंटेबल के लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई हैड अ फ्यू बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। 145 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए गाइज। द वर्ड मोरसेल्स इन द स्टोरी द बनियन ट्री मीन्स। जो स्टोरी है द बनियन ट्री, इसमें जो मोरसेल्स वर्ड आया उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर वॉच सीक्रेटली, गुप्त तरीके से देखना, गोइंग डीप इनटू गहराई में जाना, या फिर डिसलाइक नापसंद करना। जो मोरसेल वर्ड उसका मीनिंग होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस है इसमें हमने कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ वो बताना है, वो कि क्या है वो। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। निश्चित टाइम से वो पहले ही आ गया। तो गाइस क्या है ये क्वेश्चन नंबर 147 में? ये एक प्रेपोजिशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। स्क्रॉनी। स्क्रॉनिंग क्या होता है गाइस? बहुत पतला, तो मीन्स थिन। थिन का मतलब भी पतला होता है और स्क्रॉनी का मतलब भी। वियर्ड होता है गाइस जो स्ट्रेंज हो, बिल्कुल अजीब हो, विचित्र हो, तो इसका ए हो जाएगा। ग्लाइडेड होता है बिल्कुल मतलब आराम आसानी से जिसको सरकाया जा सकती। मूव्ड अलोंग स्मूथली, तो इसका बी हो जाएगा थर्ड का। स्नूज होता है बिल्कुल एक प्रकार से ऊँघना, शॉर्ट स्लीप वी कैन से। तो गाइस ऑप्शंस मैच करिए। ए का डी। ए का डी गाइस हमको दो में दिख रहा है, और बी का ए, सेकंड वाले का ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो 148 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डेटरमिनर। अब हमने इसमें डेटरमिनर फिल करना है। हु इज़ डैश गर्ल सीटिंग देयर। वो लड़की कौन है जो यहाँ पे बैठी हुई है, यानी किसी स्पेसिफिक लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, द। हु इज़ द गर्ल सीटिंग देयर, वो लड़की कौन है जो वहाँ बैठी है। क्वेश्चन नंबर 150। वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी। जो स्टोरी है अ शॉर्ट मानसून डायरी, इसमें जो स्नेक्स और रोडेंट्स हैं, सांप हैं और जो दूसरे छोटे छोटे जीव हैं, कीट हैं, वो कहाँ पे आश्रय लेते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं वो जब भी जो स्टोरी है शॉर्ट मानसून डायरी में। क्वेश्चन नंबर 150 में, इन रूफ्स एंड एटिक्स, इन हॉल्स एंड बरोज, ऑन रोड्स एंड पेवमेंट्स, इन सी एंड ग्रास। तो ऑप्शन नंबर ए, इन रूफ एंड एटिक्स, वो रूफ्स और एटिक्स में ही शेल्टर लेते हैं। तो गाइस ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि हमने डिस्कस किया, एनालाइज किया इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द अपडेट्स अर्लियर। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।